मुशायरे इंडिया में कैसे और कब शुरू हुए हैं? मुशायरों का जहाँ तक सवाल है, उनकी तारीख़ जो है वो काफ़ी पुरानी है। जैसे तारीख़ मुशायरा नाम की एक किताब है, अली जवाद ज़ैदी ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक राज कवि हुआ करते थे, करीब 880 के करीब उनकी डेथ हुई है। उनका नाम राजशेखर था। तो उनकी एक किताब है काव्य मीमांसा के नाम से, उसमें उन्होंने मुशायरों का ज़िक्र किया है। तो ये कहना कि मुशायरे जो है वो बहुत बात की पैदावार है हिंदुस्तान में, ये तो सही नहीं है। असल में मुशायरे हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने मुशायरों के लिए जो शर्तें बताई हैं वो उस ज़माने में थोड़ी अलग हुआ करती थी। शायर का घर बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए और शायर को बड़ा खुश दिमाग होना चाहिए, उसका मतलब लेकिन एक चीज़ है जिस पे उन्होंने बड़ा जिस पे उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया था, और वो ये था कि साहब शायर को बड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको तमाम उलूम का बड़ा उलूम हासिल होने चाहिए और उसका सियासत में उसकी दिलचस्पी होनी चाहिए। तो ये जिस तरह से कामसूत्र में आम शहरी ज़िंदगी के बारे में लिखा है वात्स्यायन ने, और जिस तरह से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आम ज़िंदगी के बारे में लिखा है, उस तरह से शायरों के बारे में ये ख़ास किताब है काव्य मीमांसा के नाम से। इसमें उन्होंने शायरों की जो शर्तें बताई हैं कि शायर किस तरह के होते हैं, उसमें दो चीज़ों पे ऐसा ज़ोर दिया है, जिसमें एक चीज़ जो होती थी वो ख़ास तौर पे बिदी गोई होती थी। बिदी गोई यानी कि किसी भी चीज़ पे बर्जस्ता तौर पे कुछ कहना, यानी जिसको बाद में कहा जाता है कि आपको कोई मिसरा दिया जाए तो उस मिसरे पे फ़ौरन ही मिसरा लगाना, बर्जस्ता मिसरा लगाना। तो ये जो है वो शायर का फ़न होता था। और उस ज़माने में जब ये उस ज़माने की ख़ास तौर पे ईरान हो या दूसरे मुल्क हों, उनमें भी ये एक ख़ास कला मानी जाती थी। फ़न शायरी का जो है इसी से बढ़ता जाता था, इसी से उसकी इसी कसौटी पे उसको कसा जाता था कि शायर जो है वो बर्जस्ता शेर कह सकता है या नहीं कह सकता। और इसका एक फ़ायदा जो है वो निज़ामी ने भी अपनी किसी किताब में लिखा है कि इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता था कि बादशाह जो होते थे वो इस हुनर से बड़े खुश होते थे कि किसी मौके पे बलजस्ता कोई शेर कह दिया, और किसी जगह पे मतलब किसी भी मौके पे कोई मिसरे पे मिसरा लगा दिया। तो इस तरह से तारीख़ जो है वो मुशायरे की और मुशायरे के शुरू होने की जो बात है वो हिंदुस्तान में तकरीबन आप समझ लीजिए इस तरह से पूरे 1000 साल के अरसे पे मुहित है। और इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि बहुत बाद में ही सही, लेकिन खलील जिब्रान ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान सॉरी, खलील जिब्रान ने एक बात ये कही थी कि मशरिक़ का जो दहकान है यानी जो किसान है वो भी शायर होता है। ज़ाहिर है कि लोकगीतों की और इस तरह के जो मल्हार हैं उनकी एक पुरानी रिवायत रही है। तो नस्र तो बहुत बाद में आई, लिखी जाने वाली ज़बान तो बाद में आई है। पहले ये गीतों के ज़रिए और इन्हीं के ज़रिए अपनी जज्बात की अक्कासी की जाती थी। तो इस तरह से शायरी की एक तारीख़ है पुरानी, और मुशायरे की भी तारीख़ इसी तरह पुरानी मानी जाती है कि बादशाहों के दरबार में या फिर अमीर शायरों के घरों में आलीशान जगहों पर जो है वो शायरों को बुलाया जाता था और उनको बुला के मुशायरे किए जाते थे। अरब में भी बाज़ार उक्काज़ में कहा जाता है कि इस तरह से शायरों का एक जमघटा हुआ करता था, एक मेला हुआ करता था। उसमें शायर जो हैं वो बढ़ चढ़ कर अपने अपने कारनामे, अपने अपने कबीलों के कारनामे सुनाया करते थे, जिसकी बाद में बहुत ज़्यादा बुराई भी की गई है। लेकिन उसकी बुराई को अगर आप हटा दें कि भाई गुलू होता था, झूठ होता था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल इससे ये बात तो सामने आती है कि शायरी जो है मुशायरे के तर्ज पर वहाँ पे भी होती आई, जिसको दौर जहालत कहा जाता था। हालांकि वो दौर जहालत था या नहीं, इस पे तो एक लंबी दूसरी बहस है। लेकिन ये बात है कि मुशायरे बहरहाल जो हैं वो तकरीबन 1000 साल की पुरानी रिवायत रखते हैं। मुशायरे किस किस तरह के होते थे? मुशायरे मुख्तलिफ़ किस्म के होते थे, और आज भी ज़ाहिर है कि अब तो ख़ैर इतने ज़्यादा मुशायरे नहीं होते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जहाँ तक हम उर्दू मुशायरों की बात करें, अगर हम पुराने ज़माने की तरफ ना जाएं, तो जितने मुशायरे मिलते हैं उनमें मुनाज़मे होते थे, यानी कि नज़्म का ख़ास मुशायरा होता था। उनमें मुसालमे होते थे, सलाम के मुशायरे जिनको कहा जाता था। उनमें नातिया मुशायरे हुआ करते थे। इनके अलावा तमसीली मुशायरे होते थे। तमसीली मुशायरों की जहाँ तक बात है, तमसील चूँकि वो ड्रामा और एक्ट करने का एक तरीक़ा होता था, इसकी जो दाग़-बेल है वो इस तरह पड़ी है कि एक किताब लिखी गई उर्दू का आखिरी यादगार मुशायरा के नाम से, और वो दिल्ली की आखिरी शमा के नाम से वो किताब जो है वो
मशहूर है, रिफ़ारतुल्लाह बेग की वो किताब है। तो उस किताब में उन्होंने ये बात लिखी है कि साहब उन्होंने एक मुशायरे का ज़िक्र किया है, आखिरी यादगार मुशायरे का ज़िक्र किया है। तो वो जो था उसमें उन्होंने जब मुशायरा लाल किले में आखिरी दौर में 1946 या 48 के करीब हुआ था, तो वो कैसे हुआ था और उसमें कौन कौन से शायर थे जिन्होंने उसमें शिरकत की। वो आखिरी मुशायरा था दिल्ली का, जो शाही मुशायरा था। तो उसमें जिन शायरों ने, उसमें गालिब भी शरीक हैं, उन मोमिन भी शरीक हैं, उनमें दूसरे और शायर भी शरीक हैं। ज़ाहिर है 54 में ज़ौक़ की डेथ हुई है, तो उसमें ज़ौक़ को भी शरीक रखा गया। तो ये तमाम शायर जो उसमें मौजूद हैं, उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी और वो किताब जो है बाकायदा बाद में एक्ट होने लगी। तो वहाँ से तमसीली मुशायरे भी शुरू हो गए, यानी कि दूसरे शायरों की नकल करके पढ़ा जाने लगा। तो तमसीली मुशायरा होता था, तरही मुशायरा, जिसमें शायरों को जो है एक तरह का मिसरा दे दिया जाता था और उन पे कहा जाता था कि साहब ये इस पे आपको तरह लगानी है। तो आमतौर पे ये क़िस्सा भी मशहूर रहा है, एक ये बात मशहूर रही है कि जो लोग तरही मुशायरों से बचते हैं, तरही मुशायरों में नहीं जाते हैं, आमतौर पे उनको जो है कहा जाता है कि शायद ये ख़ुद शेर नहीं लिखते हैं, इसलिए ये तरही मुशायरों में नहीं जाते हैं। मीर और गालिब के दौर के मुशायरों के बारे में कुछ बताइए। मीर के ज़माने में ज़ाहिर है कि मुशायरे हुआ करते थे। और उर्दू मुशायरों की जहाँ तक बात है, फ़ारसी मुशायरों के बारे में ये मशहूर है कि वो तो काफ़ी तादाद में हुआ करते थे, जो शाही मुशायरों के अलावा होते थे। जैसे आरज़ू के, जो मीर के मामू भी थे और उस्ताद भी थे, फ़ारसी उन्होंने मीर को पढ़ाई थी, उनके घर पे जो मुशायरे होते थे, कहा जाता है कि वो फ़ारसी मुशायरे हुआ करते थे। लेकिन मीर ने ख़ुद भी लिखा है कि दर्द के यहाँ, ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ जो है बाकायदा उर्दू मुशायरे हुआ करते थे और महफ़िल समा भी हुआ करती थी यहाँ पे, वहाँ यानी वहाँ पे कव्वालियाँ भी गाई जाती थी। तो जब ये इंतशार का दौर आया और दर्द के यहाँ महफ़िलें दरहम बरहम होने लगीं, तो मीर ने ख़ुद अपने मकान पे भी मुशायरे जो हैं मुनक़िद करवाए। उन्होंने इसका हाल जो है अपने ज़िक्र मीर में लिखा भी है। तो मतलब ये मीर का ज़माना था। मीर जब वहाँ से दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंतशार हुआ और नादिर शाह का हमला हुआ, वहाँ उनको लखनऊ आना पड़ा वहाँ से छोड़ के। तो लखनऊ में जब वो आए तो उन्होंने जो पहला मुशायरा लखनऊ में अटेंड किया, जहाँ पे वो गए, उसमें उन्होंने एक बड़ा यादगार क़िता पढ़ा। क्या बूदो बाश पूछो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखिब जहाँ रोज़गार के, उसको फ़लक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो ये जब पढ़ा जा रहा था, जब मीर ने पढ़ा, तो आब हयात में हालांकि जो बातें लिखी जाती हैं, मैं ज़्यादा उन पर भरोसा नहीं करता हूँ, जो बातें उसमें लिखी गई हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। लेकिन उसमें उन्होंने एक बात लिखी है कि जब ये पढ़ा मीर तकी मीर ने, तो महफ़िल पे सन्नाटा छा गया। और ये बात सही भी है कि मीर साहब लुट पिट के दिल्ली से आए थे और लखनऊ में आने के बाद उन्होंने यहाँ पे ये शेर पढ़े थे, तो इसका असर तो बहरहाल हुआ होगा और महफ़िल पे एक सन्नाटा तारी हो गया होगा। अब जहाँ तक बात है गालिब की, गालिब के दौर तक आते आते मुशायरे होते थे और गालिब शाही मुशायरों में भी शिरकत करते थे। 1837 में जब बहादुर शाह ज़फ़र को उस पे तख्त पे बिठाया गया, तो उसके बाद से ये मुशायरे तो ज़ाहिर है कि शाही मुशायरों का जो ज़माना था वो फ़ारसी मुशायरे पहले मोहम्मद शाह रंगीले के ज़माने में भी होते थे, लेकिन उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र के यहाँ बाकायदा उर्दू मुशायरे होते थे, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र ख़ुद भी उर्दू गज़लें कहा करते थे, जिनकी इस्लाह उनके उस्ताद जो हैं ज़ौक़ जो है वो किया करते थे। अब इसमें ये मामला था कि उस ज़माने में इन्होंने शेर पढ़े, यहाँ पे शेर पढ़ा करते थे और आके अपने ख़तों में कई दफ़ा इन्होंने लिखा भी है कि भाई दरबार में मैं हिंदी गज़लें पढ़ के आया हूँ। ये अलग बहस है कि गुलजार साहब ने अपने सीरियल में गालिब में लिख दिया कि साहब वो हिंदी और उर्दू जो है अलग अलग ज़बानें थीं, लेकिन ऐसा नहीं था। गालिब अपनी उर्दू गज़लों को हिंदी गज़लें कहा करते थे उस ज़माने में। और ये हुआ था कि गालिब यहाँ से जब कलकत्ता गए, तो कलकत्ता में भी उस ज़माने में मुशायरे हुआ करते थे। एक मुशायरे में, जो कि गालिबन फ़ारसी का ही रहा होगा, वहाँ पे गालिब ने एक मिसरा पढ़ दिया, जो कि मिसरा इस तरह था कि जुज़्वे ज़ालम में अज़ हमा आलम बेशम। तो जुज़्वे ज़ालम में अज़ हमा आलम बेशम, तो उसमें लोगों ने उन पे एतराज़ किया कि साहब हमा आलम जो है वो नहीं हो सकता। वो कतील एक शायर हुआ करते थे वहाँ, तो उन्होंने एतराज़ कर दिया कि साहब हमा आलम नहीं हो सकता, क्योंकि आलम तो एक है और हमा जो है वो एक के साथ नहीं लगता, वाहिद के साथ नहीं लगता, वो जमा के साथ लगता है। तो खैर
उस ज़माने में हालांकि गालिब की तरफदारी जो है वो ईरान से आए हुए एक एम्बेसडर थे उस ज़माने में, जो कि कलकत्ता राजधानी थी ज़ाहिर उस ज़माने में, तो वहाँ पे उन्होंने भी गालिब के इस शेर की की तायीद की। उन्होंने कहा कि ये गलत लफ्ज़ नहीं बना है, गालिब ने सही लफ्ज़ बांधा है। लेकिन इतना ज़्यादा लोगों ने गालिब को ज़िच कर दिया, गालिब ने आने के बाद अपने ख़त में लिखा कि अगर उन लोगों का बस चलता तो मेरी खाल उधेड़ देते। तो गालिब की और कतील की एक बाकायदा जंग शुरू हुई वहाँ से, उसी मुशायरे से। और मुशायरे में ऐसा आम तौर पे हो जाता था कि मुशायरे में टोक दिया जाता था अगर कोई गलती होती थी। लेकिन ये भी एक सिलसिला था कि अगर शायर उसकी कोई मिसाल देता था, बताता था, कोई तौजीह पेश करता था कि साहब मैंने ये सनद यहाँ से इस सनद के हवाले से मैंने ये शेर कहा है, इस वजह से मैंने ये शेर कहा है, या फ़लाँ शायर के यहाँ, फ़लाँ उस्ताद शायर के यहाँ, फ़लाँ फ़ारसी शायर के यहाँ ये तरकीब इस तरह मिलती है, तो लोग मानते थे। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि वहाँ लोग गालिब को नीचा दिखाना चाहते होंगे, तो इसलिए उन्होंने गालिब की बात ज़्यादा नहीं मानी। हालांकि उस ज़माने में बहुत सारे लोगों ने गालिब की तरफदारी भी की। तो ये इस तरह का सिलसिला था। बाद में गालिब ने अपने ख़तों में, इसका बहुत दिनों तक असर रहा गालिब के दिमाग पे, गालिब ने अपने ख़तों में जो है कतील को न जाने कितना बुरा भला कहा, उसको बहुत गालियाँ वालियाँ दी, और उसको ये भी लिखा कि साहब, किसी ने कहा कि वो बुज़ुर्ग हैं, तो गालिब ने कहा कि साहब बुज़ुर्ग से क्या होता है, जो लोग मर गए हैं क्या वो गलतियाँ नहीं करते, क्या वो बेवकूफ़ नहीं होते। तो इस तरह की बातें भी गालिब ने लिखी। बहरहाल ये गालिब के दौर में भी मुशायरे होते रहे थे। रेख्ती के मुशायरे कैसे होते थे? रेख्ती एक बहुत दिलचस्प सिंध थी। अच्छा, दिलचस्प भी थी, और ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक तरह का औरतों के हिसाब से आप इसको देखें, एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने वाली भी एक चीज़ थी। रेख्ती के बारे में कम लोग जानते हैं, रेख्ती के शायर भी ज़्यादा नहीं हैं। माना जाता है कि दो शायर बुनियादी तौर पे उसके जो थे, एक सादत यार ख़ां रंगीन और एक इंशाअल्लाह ख़ां इंशा। तो ये लखनऊ के ज़माने से ज़ाहिर है इसकी दागबेल पड़ी। होता ये था कि औरतों की जो ज़बान थी उसको किसी तरीके से नज़्म की शक्ल में, गज़ल की शक्ल में उसको जो है महफूज करने का एक तरीक़ा लोगों ने ये निकाला, और अपनी दिलचस्पी का सामान भी कि साहब उसमें बाकायदा शायर जब पढ़ते थे उसको, तो दुपट्टे ओढ़ के, और उनकी ज़बान में जो औरतें औरतों से आपस में अकेले में क्या बातें करती हैं उसको वो रेख्ती में नज़्म करते थे। तो रेख्ता चूँकि गज़ल को कहा जाता था, और रेख्ती जो है वो उसी की तर्ज पे, रेख्ता की तर्ज पे रेख्ती ईजाद कर ली गई, और उसी अदा के साथ उसी तरह झूम झूम के लोग पढ़ते थे। तो एक किस्म की मिज़ाहिया फ़िज़ा ज़रूर उसमें पैदा हो जाती थी। लेकिन ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इससे हमें अंदाज़ा होता है कि एक ऐसी आज़ाद फ़िज़ा में जहाँ मर्द बाहर निकल के इस तरह की शायरी कर रहे हैं, वही औरतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो औरतें जो थीं वो पूरी तरीके से गायब थीं सोसाइटी में। गज़ल में तो ज़ाहिर है कि जो औरतें थीं वो तो गायब थीं ही। मुशायरे में किसी औरत की शिरकत का कोई हमको कोई निशान नहीं मिलता उस ज़माने में। और जो औरतें थीं भी, जैसे मीर साहब की बेटी शायरी करती थीं, लेकिन बेगम लखनवी के नाम से उनका ज़िक्र मिलता है, और उनका असली नाम तक आज तक किसी को पता नहीं है। जहाँ एक तरफ मीर साहब के बेटे मीर कल्लू अली अर्श की पूरी किताब मिलती है, पूरा दीवान मिलता है, मीर साहब की बेटी का कोई हवाला नहीं मिलता। उनकी सिर्फ़ एक गज़ल पाई जाती है, और वो भी बेगम लखनवी के नाम से। तो ये बड़ा एक अजीब तज़ाद था, एक पैराडॉक्स था एक सोसाइटी में, कि साहब एक तरफ आप औरतों के हुस्न की तारीफ़ें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ औरतें जो सोसाइटी में नदारद हैं वो हैं ही नहीं, तो आप किसके हुस्न की तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये एक चक्कर था, एक सिलसिला था, और इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ शायरों ने अपनी तरफ से ये सिलसिला शुरू किया। और बाज़ों के हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से, उनकी रिवायतों के मुताबिक रेख्ती के मुशायरे दिल्ली तक होने लगे बाद में, और उसमें दाग दहलवी तक ने शिरकत की थी। दिल्ली और लखनऊ के मुशायरों में क्या फ़र्क था? दिल्ली और लखनऊ के मुशायरों की जहाँ तक बात है, दिल्ली के मुशायरे ज़्यादा संजीदा थे। देखिए, दिल्ली में फ़ारसी शायरी का बड़ा असर रहा था। आरज़ू लखनवी अपने घर में मुशायरे करवाते थे, नशस्तें करवाते थे, और इसमें बड़ा एक फ़र्क ये था कि फ़ारसी शायरी का बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो वो बड़ी संजीदा किस्म की शायरी हुआ करती थी। और जब वहाँ फक्कड़बाजियाँ नहीं होती थी, वहाँ के सुनने वाले इतने फक्कड़ नहीं थे, वहाँ के मतलब इतने जुमले, फ़िक्रे, इस तरह की बातें वहाँ पे ऐसे नहीं होती थी। और जिस तरह ज़ाहिर है कि ख्वाजा मीर दर्द का बड़ा रोब दबदबा था, उनके यहाँ जो मुशायरे हुआ करते थे, वो ऐसे आदमी थे कि उन्होंने तो अपने यहाँ बादशाह को भी अलाउ नहीं किया था कि आप आके मेरे यहाँ सुन सकते हैं। तो एक दफ़ा ये हुआ कि मोहम्मद शाह रंगीले को ये हुआ कि भाई मैं जाऊँगा ख्वाजा मीर दर्द के दरबार में, नहीं मुझे तो सुनना है। तो एक फ़कीर का भेष बना के वो चले गए वहाँ पे। तो जब गए तो वहाँ बैठे हुए थे साहब, और बैठे बैठे मुशायरा सुनते सुनते उनके जो है वो, उनको नींद आने लगी।
और उन्होंने अपनी टांग फैलाना शुरू की। तो ख्वाजा मीर दत्त पहचान गए उनको, और उन्होंने उनको उसी वक्त कह दिया कि साहब मैं इसीलिए आपको मना करता हूँ कि आपकी जगह नहीं है, आप यहाँ मत आया कीजिए। तो बादशाहों से दूर रखा जाता था, बड़ा एक मखसूस किस्म के सामीन होते थे। तो दिल्ली ने अपनी एक तरह का एक मेयार बना रखा था एक उसमें, क्योंकि कम लोग होते हैं, हर कोई ज़ाहिर है उस तरह से अदब को जी नहीं सकता, उस तरह से अदब को सुन नहीं सकता, उस तरह से अदब को समझ नहीं सकता। तो इस तरह से वो आम लोगों की चीज़ नहीं थी। मुशायरे भी बहुत मखसूस लोगों के हुआ करते थे, मखसूस लोग उसमें शिरकत करते थे। नाजिम का कोई नाम नहीं था। एक आदमी ने गज़ल पढ़ी, फिर शमा उठ के दूसरे के पास चली गई। सदर होता था मुशायरे में, एक सदर होता था, लेकिन कोई नाजिम नहीं होता था कि साहब किसी को इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि आम तौर पे लोग जानते थे कि साहब ये हैं फ़लाँ गालिब, ये हैं फ़लाँ, वो हैं मीर दर्द हैं, मीर तकी मीर हैं। सब लोगों को, शायरों को जो पढ़ने लिखने से दिलचस्पी रखते थे, शायरी से दिलचस्पी रखते थे, वो एक दूसरे से वाकिफ़ थे। तो इस कल्चर में किसी नाजिम की, किसी मीडियोकर की ज़रूरत नहीं थी कि वो बताए आगे कि साहब ये साहब हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ आदमी है, शेर भी कहते हैं। तो इस तरह के मुशायरे दिल्ली में हुआ करते थे। लेकिन जब लखनऊ गए तो लखनऊ में बदमज़गियाँ बढ़ गईं। लखनऊ में हुआ ये कि नवाब शुजाउद्दौला के बेटे, उनका नाम मिर्ज़ा मेंढू अमीर था, तो वो जो थे वो मुशायरे कराते थे। उनके घर पे जब मुशायरे उशायरे हुआ करते थे तो ये चक्कर चला कि साहब इन्होंने अपने घर पे लोगों को बुलाया, और ख़ुद तो जो है वो एक मसनद पे बैठ जाते थे और शायरों को नीचे दरी पे बिठाते थे। अब ये इनको बड़ा, शायरों को जो है, उनमें एक शायर थे अजीम बेग अजीम के नाम से, उनको बड़ा बुरा लगा ये कि साहब ये क्या चक्कर है, आप ख़ुद तो मसनद पे बैठते हैं। तो उन्होंने मुशायरों में जाना तर्क कर दिया। बाद में मेंढू अमीर को पता चला कि साहब ये तो मेरी वजह से नहीं आ रहे हैं इस तरह के, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं ख़ुद भी दरी पे बैठ जाऊँगा। बहरहाल नवाबों की हद तक इतना अदब आदाब मलहूज़ रखा जाता था। लेकिन हुआ यह कि धीरे धीरे लखनऊ में आने के बाद जो है वो, सोचिए कि एक ऐसा मुशायरा जिसमें मीर तकी मीर शिरकत कर रहे हो, मीर तकी मीर को कम मजाक उड़ाया जा रहा हो। और होता था लखनऊ में, जुरत एक शायर थे, कलंदर अली बख्श जुरत उनका पूरा नाम था, बहुत मज़ेदार शायर हैं। मोहम्मद हसन अस्करी उर्दू के एक नक्काद हैं, उन्होंने पूरा एक उन पे आर्टिकल लिखा है, जुरत एक मज़ेदार शायर। शायरी उनकी बड़ी अच्छी है, मज़ेदार शायरी है, मतलब बहुत ज़्यादा आप कैफियत की शायरी है, आप बहुत ज़्यादा उसमें दिमागी और दिली कैफियत का गुज़र नहीं है, लेकिन है अच्छी शायरी। बहरहाल वो उस वक्त के शायर थे, क्लासिकल शायर थे। लेकिन जब मीर साहब के एक मुशायरे में वो जहाँ भी जाते थे उनके शागिर्द साथ में ले जाते थे बहुत ज़्यादा। तो ये शागिर्द बहुत ज़्यादा जाते थे और उनकी तारीफ़ किया करते थे, तो वो अपने शागिर्दों को इसलिए लेके जाते थे। एक मुशायरा जिसमें मीर तकी मीर को इतनी दाद नहीं मिलती जिसमें जुरत को इतनी दाद मिल जाती है। तो मुशायरा कभी भी इसकी कसौटी नहीं रहा है कि कौन शायर कितना अच्छा है। उसमें यह था कि एक बार जुरत ने कहा मीर साहब से, अच्छे शायर को सब जानते कि साहब ये अच्छा शायर है, ये पढ़ा लिखा शायर है। तो मीर साहब से जुरत ने कहा, तो मिर्ज़ा कुदरतुल्लाह कासिम ने अपनी किताब में लिखा है मजमू नग़्ज़ में ये पूरा किस्सा। उसमें उन्होंने पूछा कि जुरत ने उनसे पूछा मीर साहब से कि मीर साहब मेरी शायरी पर आपकी क्या राय है, बहुत पूछते थे। तो एक दफ़ा मीर साहब ने तंग आके कह दिया कि अरे साहब शायरी वायरी तो आपसे होती नहीं, अपनी चूमा चाटी कहते रहा कीजिए आप। तो ये चूमा चाटी और शायरी में क्या फ़र्क था ये मीर साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे, और ये जुरत भी जानते थे। ज़ाहिर है इस तरह के मुशायरे जो ख़राब होने लगे, ये बदमज़गियाँ शुरू हुई, जिसमें इंशा ने बाद में अज़ीम की हजव लिखी और ये हजवें लिखी जाने लगी, एक दूसरे की बुराइयाँ लिखी जाने लगी। ये ज़्यादातर सिलसिला जो है, जो कि समाज की तरफ, एक तरफ दिल्ली में ज़माना था जब जाफ़र ज़टल्ली समाज में जो कुछ बुराइयाँ होती थी उनके ख़िलाफ़ हजवें लिखा करते थे, वो बड़े समाज के नब्बाज़ आदमी थे। लेकिन लखनऊ में ये नहीं हुआ। लखनऊ में लोगों के शख्सी हमले होने लगे, मतलब पर्सनल अटैक होने लगे एक दूसरे पे, उन पे जो है इस तरह के। तो यहाँ से ये बदमज़गियाँ शुरू हो गई लखनऊ में। तो ये फ़र्क खासा बड़ा है लखनऊ और दिल्ली के मुशायरों में। मुशायरे ख़राब कैसे हुए? ख़राब कैसे हुए ये एक सवाल है, या यूँ कहा जाए कि अच्छे और ख़राब मुशायरे बहरहाल हर ज़माने में रहे हैं। लेकिन ये था कि ख़राब भी हर ज़माने का उतना ख़राब नहीं था जितना आज है। तो इसमें इसकी एक वजह है, और वजह यह है कि एक ज़माना था जब मुशायरों को एक, आप ये समझिए कि 1950 के लगभग ये मुशायरा जो है वो इस तरह से शुरू हुआ कि साहब इसमें जिगर मुरादाबादी और दूसरे लोग आने लगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जिगर मुरादाबादी अच्छे शायर हैं, अच्छे शायर हैं, मतलब ठीक ठाक शायर हैं, कोई बहुत आला नाम नहीं है अदब का, लेकिन ठीक शायर है, मुशायरों के ठीक ठाक शायर थे।
लेकिन उनकी हद तक भी एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं कि सफ़ी लखनवी एक दफ़ा उनके एक मुशायरे में शरीक थे, जिनमें जिगर मुरादाबादी भी शरीक थे। अब सफ़ी लखनवी ने देखा, ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग शायर थे, तो पहले जिगर मुरादाबादी को बुलाया गया। अब ये साहब शराब पी के झूम झाम के आए माइक पर, और जब ये इन्होंने गज़ल पढ़ना अपनी झोंक में शुरू की तो सफ़ी लखनवी जो है उठ के मुशायरे से जाने लगे। तो लोगों ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब जब इस तरह के बेअदब और शराबी इसमें आने लगे, शराबी कबाबी मुशायरों में आने लगे, तो मेरा क्या काम है। और सफ़ी लखनवी वही शायर हैं जिनका वो मशहूर शेर है कि गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। वो बड़े सुलझे हुए लोग थे, वो मुशायरे की फ़िज़ा को उस नपी तुली तारीफ़ से बचाना चाहते थे। बचाया भी था उन्होंने बहुत हद तक, जिसमें ये मशहूर था कि साहब शराब पी के स्टेज पे आना, लोगों के सामने ड्रामा करना, इससे कोई आदमी शायर बनता है? शायर इससे तो नहीं बनता। शायर तो अपनी शायरी से शायर बनता है। इसमें कोई शक नहीं था कि चूँकि तरबियत थी, इसलिए जिगर मुरादाबादी हों, जॉन एलिया हों, दूसरे शायर हों, वो बाद में शायरी तो करते रहे, लेकिन उनकी शायरी में ये ड्रामा एलिमेंट इसलिए ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उनको लगा कि ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो जिगर मुरादाबादी से होती है। और इसकी मैंने आपको बताया ना कि लखनऊ में इससे पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। दागबिल इसकी पढ़ चुकी थी कि शागिर्दों को ले जाना, उनसे तारीफ़ें करवाना। तो इसका तो बड़ा मज़ेदार एक वाक़या लिखा है नासिख और आतिश के बारे में, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में। अब कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल वाक़या है। वाक़या यह है कि आतिश अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे। आतिश को गालिब भी बहुत पसंद किया करते थे। तो वो अपना नासिख अपने शागिर्दों के साथ ज़्यादा जाते थे। अब ये हुआ कि भीड़ बहुत हो गई। अब नासिख ने अपना कलाम पढ़ा, कहा ये हुआ कि साहब जब ज़्यादा किसी शेर पे तारीफ़ हो तो तुम जो है वो तोप के गोले छोड़ने लगना, अपने शागिर्दों को इन्होंने कहा। अब जब आतिश ने गज़ल पढ़ी है तो आतिश के एक एक शेर पे जो है वो छतें उड़ने लगी और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो तारीफ़ करने लगे। तो इन्होंने समझा कि साहब शागिर्दों ने कि साहब हमारे उस्ताद ही पढ़ रहे होंगे इसीलिए इतनी तारीफ़ हो रही है, उन्होंने गोले भी दागना शुरू कर दिए तोप के। तो ये बहरहाल ये बताता है कि इस तरह की बदमज़गियाँ ये शुरू हुई। अच्छा, एक चीज़ जिसमें जो बड़ी ख़राब भी है और जिसको हालांकि ख़राब नहीं समझा हमारे उस वक्त के दौर के लोगों ने, हूटिंग का जो सिलसिला है वो अलीगढ़ से शुरू हुआ। अलीगढ़ में लोग लड़के जो थे वो शेरवानी पहन के वो हूटिंग करते थे, फ़िक्रेबाज़ियाँ करते थे। तो कई दफ़ा जो है वो अच्छे से अच्छे शायर जो है वो बुरा मान जाते थे। जोश मलिया आबादी बहुत अच्छे शायर थे, ज़ाहिर है। उन्होंने तो बाकायदा वहाँ जाके ये बात कही, एक मुशायरे में वो गए तो उसमें इस तरह की नारेबाज़ियाँ और फ़िक्रेबाज़ियाँ शुरू हो गई। जैसे ही वो माइक पे आए तो वो वहाँ से उठ के चले गए। अब जब उनसे भाई कन्वीनर ने बोला कि शिकायत की कि साहब आप उठ के चले गए ये वो, तो उन्होंने एक शेर कन्वीनर को बाकायदा एक नज़्म लिख के उसमें जवाब दिया, जिसका एक शेर है कि ना शनासाने अदब भूले हुए हों जब शऊर, उन मौक़े पर इबादत के बराबर है गुरूर। तो जब इंसान जो है उनका ये मानना था कि आप अदब से ताल्लुक़ रखते हैं तो बहरहाल अपने आप को, अपनी अदबी हैसियत को उस वक्त कायम रखिए जिस वक्त आप शेर सुन रहे हो और शेर सुना रहे हो। तो ये दोनों वक्त जो है वो होश में रहना, अक्लमंद रहना, अपने हवास कायम रखना। और अगर शेर अच्छा है या बुरा है इसके बारे में एक दूसरी बहस है। गलत तरकीब है, आप ज़बान जानते हैं और आप समझ रहे हैं कि किसी ने गलत शेर पढ़ा है, गलत ज़बान लिखी है, तो आप उसको टोक सकते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये दूसरी बहस है कि साहब आप जो है वो फक्कड़बाजियाँ कर रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, फ़िक्रे कस रहे हैं। तो ये एक बहरहाल तो इसमें ख़राबी की जो बात हम कर रहे थे, क्योंकि गज़ल के साथ एक मसला है जो कि मैं बार बार कहता आया हूँ कि साहब गज़ल जो है वो नए मज़ामीन नहीं होते हैं। गज़ल में वही पुराने घिसे पिटे, अब चूँकि बार बार वही घिसे पिटे मज़ामीन जब मुशायरों में पढ़े जाएंगे तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सुनने वाले भी बोर हो जाते हैं। आमिर मीनाई ने इस पे अपने ज़माने में, ज़ाहिर उन्होंने भी देखा होगा कि साहब नए मज़ामीन नहीं हैं लोगों के, लोग इसी तरह के शायरी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक शेर कहा था कि जिसमें उन्होंने यही कहा था कि इनको शायरों को जो है वो नए मज़ामीन नौ कहाँ से पाएंगे ये, जबकि इनको नए तखल्लुस भी नहीं सूझते। तो ये जो था सिलसिला बड़ा इस ख़राबी की हद तक, बहरहाल आज तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने। तरन्नुम मुशायरे में कब से शुरू? हाँ, तरन्नुम के बारे में एक बात ये कही जा सकती है कि तरन्नुम इंसान के साथ, ज़ाहिर है कि जब उसने शेर कहना शुरू किया होगा
तभी लय और ये तमाम चीज़ें वो किसी भी तरह से कहता होगा, लेकिन वो सब चीज़ें शुरू हो गई होंगी। लेकिन तरन्नुम के बारे में जो बुनियादी बात उर्दू मुशायरों के हिसाब से कही जाती है वो ये समझी जाती है कि साहब मोमिन ख़ां मोमिन पहले ऐसे शायर थे जिन्होंने बाकायदा तरन्नुम से शेर पढ़ना शुरू किया। इससे पहले दो ऐसे शायरों का जिक्र आता है, एक सोज़ का जिक्र आता है। सोज़ के बारे में कहा जाता है कि वो मीर तकी मीर के ज़माने के शायर थे ये। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो शेर पढ़ते थे तो पूरी तस्वीर बन जाते थे शेर की। शेर को इतनी मतलब उनका तखल्लुस भी सोज़ था, तो इतने सोज़ व गुदास के साथ पढ़ते थे। जब वो शेर पढ़ते थे तो अगर वो शमा का जिक्र कर रहे हैं तो एक हाथ से शमा बना देते थे, फ़ानूस का जिक्र कर रहे हैं दूसरे हाथ से फ़ानूस बना देते थे। एक तस्वीर बना के, एक एक्ट करके बाकायदा जो है वो शेर पढ़ा करते थे। नसीर जो थे, जो ज़ौक़ के उस्ताद थे, शाह नसीर, तो ज़ौक़ दहलवी के उस्ताद शाह नसीर जो थे उनका भी यही था कि वो बड़े ही धमक के साथ शेर पढ़ा करते थे। और इन्होंने बाकायदा लिखा भी है तारीख़ मुशायरा में अली जव्वाद ज़ैदी ने कि उनके आखिरी दौर तक जो है वो ये धमक कायम रही थी। तो इनका मोमिन का कहा जाता है कि मोमिन ने सबसे पहले तरन्नुम से शेर पढ़ना शुरू किया। और देखा जाए तो मोमिन की गज़लें जो हैं वो कुछ इस तरह की हैं भी जिनको तरन्नुम के साथ पढ़ा जा सकता है। और मोमिन बहुत सारे उलूम में माहिर थे, तो मौसीकी में भी माहिर थे, और मौसीकी में माहिर थे तो ज़ाहिर है कि वो तरन्नुम भी अच्छा जानते होंगे। तो इस बात को माना जा सकता है कि वो पहले शायर थे जिन्होंने तरन्नुम की शुरुआत की मुशायरे में। आज के मुशायरों के बारे में आपका क्या ख्याल? आज के मुशायरे नहीं हैं असल में। देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरी कोई ज़ाती चिढ़ है या ज़ाती इनाद है, बुग़्ज़ है, या मैं किसी तरह से ये समझता हूँ। शेर के बारे में मेरा एक ख़याल ये है कि शेर पहली बात तो वही हो सकता है जो नयापन लिए हो, किसी भी तरीके से उसमें नयापन शामिल हो किसी न किसी तरीके का। अब चूँकि गज़ल की पुरानी तारीख़ है और हम अरबी, फ़ारसी और उर्दू, ज़ाहिर है कि एक पुरानी रिवायत चली आती है जो कि 1000 साल के अरसे पे मुहित है पूरी। अब इस तरह की आप सिन्फ़ को जो कि कसीदे से निकली, मसनवी से निकली, फिर अलग उसने अपनी इंडिविजुअल एक पहचान बनाई, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। और शेर के बारे में देखिए, गज़ल के बारे में ये हर आदमी मानता है कि गज़ल एक बार आना, मतलब पहले गज़ल कह पाना, गज़ल के लिए मौज़ू हो पाना, मौज़ू तबीयत हो पाना मुश्किल काम है। मतलब आपको ये पता लगाना मुश्किल है कि साहब आप बहर क्या चीज़ है, फ़लाँ चीज़ क्या है, सनाए क्या है, बिदाए क्या है, ये सब मुश्किल काम है। लेकिन एक बार किसी को कोई मौज़ू करना शेर को आ गया किसी को, तो उसके लिए ये आसान काम भी बन जाता है। अब चूँकि गज़ल आसानी से आप एक शेर पढ़ते हैं और लोग जो है वो सुभान अल्लाह, वाह वाह, मुकर्रर, इसका लोग जो है वो इसकी सदाएँ लगाते हैं। तो इससे लोगों को ये लगने लगता है कि साहब हम जो हैं वो कुछ हो गए हैं। जबकि एक सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब शेर पढ़ते हैं तो शेर पढ़ते हैं अवाम के सामने, और हर ज़माने और हर दौर में अवाम का इल्मी जो रुझान है या इल्मी काबिलियत है या इल्मी सलाहियत है वो बहुत अहम है। अब आप ये देखिए कि साहब आज आप एक आदमी को बिठाइए और उससे बस इतना पूछिए कि साहब ये बता दीजिए कि सहले मुमतना की तारीफ़ क्या है, ये बता दीजिए कि गज़ल की बुनियादी शर्तें क्या हैं, ये बता दीजिए कि गज़ल में मक्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं। वो जो लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछे कि शाह बैत क्या होता है, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं आपको लिख के देता हूँ कि यकीनी तौर पर सुनने वालों में से ज़्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, या सारे के सारे जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ एक दो के जवाब दे भी दें अगर, तो और वो भी अगर उनको ज़ौक़ शौक़ है, उन्होंने सीखा है तो लोगों की इल्मी काबिलियत इतनी कम है, जिस चीज़ को वो सुन रहे हैं उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते। और वो ये भी नहीं जानते कि साहब इससे पहले जो है किसी ने ऐसा कुछ कहा है या बरता गया है या नहीं बरता गया। उनके लिए जो कुछ वो सुन रहे हैं वो बिल्कुल नया है। तो उनके लिए नया है, वो उनके हिसाब से नया हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मेरे सामने एक पूरी तारीख़ है। मैं उस पूरी तारीख़ से गुज़र के आया हूँ, क्लासिकल लहद को पढ़ता हुआ आया हूँ, फिर उसके बाद के को फ़ारसी शायरी पे थोड़ी बहुत मेरी नज़र है। तो मुझे लगता है कि ये जो मुशायरे हो रहे हैं ना, ये असल में इससे तो बेहतर है कि आप बॉलीवुड के गाने सुन लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है भाई, वहाँ आपको मौसीकी मिल जाएगी, अच्छा म्यूज़िक मिल जाएगा, अच्छे आर्टिस्ट मिल जाएंगे, डांस मिल जाएगा, आपको वक्त गुजारी का एक अच्छा तरीका है। एक 3 मिनट का गाना बॉलीवुड का ख़राब से ख़राब आज के पूरे 3-3 घंटों के मुशायरों से ज़्यादा बेहतर है, अगर मेयार वही है तो।
वरना शेर जो है वो बहुत अलग चीज़ है। और इसलिए मेरे हिसाब से आज का मुशायरा नहीं है। आज का मुशायरा एक किस्म का भद्दा, गैर अदबी और मुतशायराना अमल बन के रह गया है, जिसमें वो लोग शिरकत करते हैं जिनको आप सामने बिठा के अगर एक तरह ही मिसरा दे दें तो वो बरजस्ता उस पर मिसरा ही नहीं लगा पाएंगे। जबकि एक ज़माने में बिधी गोई, जिसकी मैंने जिक्र किया था, बरजस्ता गोई और बिधी गोई जो है वो बुनियादी शर्त मानी जाती थी कि साहब आप किसी को एक मिसरा दीजिए, उनको अरकान के बारे में कौन से लफ्ज़ का क्या वज़न होगा ये तक ठीक से नहीं पता है। इस तरह के लोग हैं जिनको उस लफ्ज़ों के सही मानी नहीं पता, जिनके ऊपर ये नहीं खुला हुआ है कि साहब कौन से मज़ामीन बयान हो चुके हैं, किस तरह के मज़ामीन बयान किए जाने चाहिए, क्या चीज़ शायरी है, क्या चीज़ शायरी नहीं है, तारीफ़ें नहीं रोशन है उनके ऊपर। इस तरह के लोग जब शायरी करते हैं तो वो शायरी जो है वो बड़ी फक्कड़ होती है, और वो सीटी बाज़ों को, फ़िक्रे बाज़ों को, वो इस तरह के रिक्शा चलाने वालों को, मैं किसी को नीचा और वो नहीं कह रहा हूँ, जिनको कोई अदब से कोई मतलब नहीं। वो देखिए साहब, मीर साहब ने एक मसनवी लिखी थी, उसका नाम था अपने ज़माने में तंबीहुल जुहाल। वो अपने ज़माने में भी शाकी थे, उनको शिकायत थी अपने ज़माने में भी कि साहब जाहिल बहुत बढ़ गए। उनका एक शेर है कि शेर से अजलाफ़ों नद्दाफ़ों को क्या, शेर से अजलाफ़ों नद्दाफ़ों को क्या, नुक्ता परदाज़ी से अजलाफ़ों को क्या, शेर से बज़ाज़ों नद्दाफ़ों को क्या। अब ये बज़ाज़ और नद्दाफ़, बज़ाज़ कहते हैं कपड़ा बेचने वाले को, नद्दाफ़ कहते हैं रुई धुनकने वाले को। तो ये जो अजलाफ़ हैं वो नीची ज़ात को कहते हैं। तो नीची ज़ात का उस ज़माने में ज़ाहिर है कि तालीम नहीं मिलती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भी जाहिल हैं, जो वो अपनी दूसरी फील्ड में कितने भी पढ़े लिखे हों, शायरी के मामलात में, शायरी को समझने के मामलात में वो जाहिल हैं, तो वो शेर को बहरहाल उस तरह से समझ ही नहीं सकते जिस तरह से एक तरबियत याफ्ता जहन समझता है। तो मेरे हिसाब से, और ना उस तरह के आजकल शायर शरीक हो रहे हैं। तो वो औरतें लिपस्टिक लगा के, वो भोंडी लिपस्टिकें लगा के, वो पूरा स्कार्फ लपेट के, और अजीब अजीब तरीक़े के, एक तरफ इस तरह के मुशायरे होते हैं कि वो भोंडे तरन्नुम में, घटिया किस्म के तरन्नुम में पढ़ रही हैं, और एक सफोकेटेड और एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी औरत को इस तरह खड़े होकर देख रही है और इस बात पे मुतमईन हो रही है, खुश हो रही है, वाह वाह कर रही है कि चलो हमारे यहाँ किसी भी तरीके से, किसी भी हवाले से औरत तो बहरहाल मैसर है। तो ये इस तरह से उसको इन्जॉय करते हैं, वो उनको शेर से कोई लेना देना नहीं। दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जिनको लगता है कि साहब मजहबी हवाले से जो वाक़यात समाज में हो रहे हैं उनको किसी भी तरीके से भुना के लोगों के जज्बात, जो उनके सतह पे तैरते हुए मज़ामीन हैं, उनके जज्बात को उठाओ, उन मज़ामीन को मिलाओ, एक तरह की औंधी सीधी गज़ल तैयार करो, गवर्नमेंट से उल्टी सीधी शिकायतें करो, मुसलमानों की तारीफ़ करो, और इस तरह की बातें करके वो बहरहाल अपने आप को शायर समझते हैं, जो कि शायरी का इन सब बातों से दूर दूर का लेना देना नहीं है। आज शोराओ तलामीज़ुर रहमान कहा जाता है, शायर जो हैं खुदा के शागिर्द हैं। अब इल्म शायरी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो आदमी शायरी दूर दूर तक कर ही नहीं सकता। तो और आज के मुशायरों में शरीक होने वाले शायर कितने पढ़े लिखे हैं इसका अंदाज़ा तो आपको उनसे दो बातें करके हो जाएगा। एक शायर के लिए बुनियादी तौर पे देखिए, सबसे बड़ी बात जो अव्वल से शर्त चली आ रही है शायर के लिए, जो बात है शायर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ा लिखा होना। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि वो सारे उलूम पे दस्तरस रखता हो। बहरहाल बुनियादी चीज़ है कि साहब दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि आपकी आँख खुली हुई हो, आप अपने समाज को देखना जानते हो। समाज को देखने का सलीक़ा आपको कैसे आएगा? समाज को देखने का सलीक़ा आपको आएगा अदब पढ़ कर। और अदब सिर्फ ये नहीं है कि शायरी पढ़ ली, नज़्म पढ़ ली या फिर पोइट्री पढ़ ली। आपको प्रोज़ पढ़नी पड़ेगी, आपको तरह तरह का लिखा हुआ फ़िक्शन, नॉन फिक्शन अदब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके ज़माने में अब रास्ते खुल गए हैं। अब आपकी एक क्लिक पे अच्छी से अच्छी किताब PDF की सूरत में मैसर है आपके लैपटॉप पे, मोबाइल पे। अब आप वक्त दीजिए। एक ज़माने में लोगों ने लिखने को वक्त दिया, आप पढ़ने को वक्त दीजिए। आप पढ़िए, अपने आप को कम से कम 5 साल इस तरह दीजिए कि आप पढ़ते जाएँ। पहले भी ये तरबियत का मामला था, पहले भी जो इदारे होते थे, जो उस्ताद होते थे, वो बाकायदा शायरों को बुलाते थे। उनके जब उनकी शागिर्दी में लोग आते थे तो वो उनसे कहते थे कि जाओ और 5000 शेर याद करके आओ, 10,000 शेर याद। ये उनकी तरबियत का तरीक़ा था। आज ज़माना बदल गया है, तरबियत बदल गई है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आज शायरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गज़ल कहें, शायरी के लिए आज ज़रूरी है कि आप शायरी करें। तो एक शायर के लिए बुनियादी तौर पे ज़रूरी बात यह है कि वो शायरी को समझता हो। शायरी में जो मज़ामीन बयान करना है, जो बातें बयान करनी है, वो किस सलीक़े से बयान करनी है।
आपने पैब्लो नेरूदा को नहीं पढ़ा हो, नाज़िम हिकमत को नहीं पढ़ा हो, निज़ार कबानी को नहीं पढ़ा हो, महमूद दरवेश को नहीं पढ़ा हो, इस तरह के शायरों को आपने नहीं पढ़ा अगर, तो आप नहीं समझ सकते कि साहब इस वक्त दुनिया में कितनी बेहतरीन शायर आपके माजी करीब में हो चुकी है, दुनिया में लोग किस तरह से अपना इजहार कर रहे हैं। तो अपने बातिन का, अपने ख़यालात का इजहार करना ज़रूरी है, लेकिन अपने बातिन का इजहार आप तभी कर सकते हैं जब आपका कोई बातिन हो भी, और वो बातिन तैयार करने में मदद जो चीज़ देती है वो इल्म और मुशाहिदा। इल्म यानी कि आपको पूरी तरीके से इस मामले में अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि बातें कहने का सलीक़ा क्या होता है और बातें किस तरह से नई बातें कही जाती हैं, वो आपको फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, पोइट्री, ये सब मिलके आपको सिखाएगी। दूसरे, आपका मुशाहिदा यानी आपका ऑब्ज़र्वेशन जो है वो आपको बताएगा कि साहब क्या बातें कहने की ज़रूरत है। तो ये एक शायर के लिए बुनियादी तौर पे बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका उसे ख्याल रखना चाहिए। हिमेश व्यास साहब ने ये इंटरव्यू किया है और उनके चैनल पर ये इंटरव्यू अवेलेबल है। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया इसको सुनने के लिए। हिमेश व्यास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के मौज़ूआत पर बातें होती रहें और हिमेश व्यास के इस चैनल पर आगे भी मेरे ज़रिए या दूसरे अदीबों के ज़रिए इस तरह की गुफ्तगू होती रहेगी। और ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है जिसे उन्होंने शुरू किया है, इसे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करना चाहिए। इस चैनल का नाम है कलाम, तो आज ही आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और इसको ज़ाहिर है कि लोगों तक ज़बानी तौर पे भी पहुंचाएं। शुक्रिया।